नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोविड के मामले एक बार फिर से देश के कई हिस्सों में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और डर यह है कि कहीं हम चौथी लहर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। हमने जो टीकाकरण का अभियान अभी तक किया है उसकी सफलता और उसके बाद अब बच्चों के टीकाकरण को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। क्या भारत को भी संभल कर रहने की जरूरत है? हम शंघाई की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चीन में शंघाई में हालत ऐसी है कि लोगों को या तो उनके घरों में या कहीं पर सेंटर्स में कैद किया जा रहा है। बड़ी की बड़ी इमारतों से लोगों को खाली करा के वहां पर क्वारंटीन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और शंघाई जैसे शहर में जिस तरह का लॉकडाउन लगा हुआ है उसको लेकर लोगों के मन में यह चिंता है कि कहीं ये भारत में भी दस्तक तो नहीं है कोविड के बढ़ते मामलों की। जब जब ऐसा लगने लगता है कि सब ठीक हो गया, तब तब कोरोना वायरस दस्तक देकर बता देता है कि खतरा सिर्फ टला था, खत्म नहीं हुआ। करीब 3 महीनों के अंतराल के बाद कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और पूरी आशंका है कि इसका अंजाम देश में चौथी लहर के तौर पर दिखाई देगा। पिछले चंद रोज के संक्रमण के आंकड़े देखिए। 18 अप्रैल को देश भर में 1247 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, जबकि 19 अप्रैल को 2067, 20 अप्रैल को 2380, 21 अप्रैल को 2451 और 22 अप्रैल को 2527 नए मरीज सामने आए। इन आंकड़ों का नतीजा भी तुरंत सामने आने लगा है। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग शुरू हो गई है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी ऐसी ही कवायद चल रही है। दिल्ली में मास्क को एक बार फिर जरूरी कर दिया गया है। नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल सख्त कर दी गई है। छात्रों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है। बीएचयू की एक रिपोर्ट बता रही है कि ज्यादातर लोगों के शरीर में एंटीबॉडी तेजी से कम हो रही है। इसका साफ इशारा ये है कि चौथी लहर आने के पूरे आसार हैं। जब हम लोग तुरंत ही जनवरी के एंड में किए थे सर्वे, तो उस समय जो है हाइब्रिड इम्यूनिटी, जिसको हम बहुत हाई लेवल की इम्यूनिटी बोलते हैं, वो लगभग 50% में लोगों में थी, जो अब घट करके केवल 14% लोगों में रह गई है। तो ये क्योंकि हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है वो किसी भी वायरस के किसी भी वेरिएंट को रोकने में सक्षम होती है, तो धीरे धीरे ये घट रही है। लेकिन अभी भी एक पर्याप्त मात्रा में लोगों के पास एंटीबॉडी है, लेकिन एक समय के बाद फिर ये और रिड्यूस होगी, जिससे कि हमको किसी आने वाली वेव के लिए तैयार रहना होगा। माना जा रहा है कि कोरोना के ज्यादातर नए मामले XE वेरिएंट के हैं। XE वेरिएंट कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की 2 ब्रांच से मिलकर बना है। नया वेरिएंट अभी तक भारत, यूके, चीन और थाईलैंड में मिल चुका है। WHO के मुताबिक XE वेरिएंट अभी तक के सारे वेरिएंट से सबसे ज्यादा संक्रामक है। We just have to look at prevention, and having achieved so much, we shouldn't think that we have totally won over, because COVID is always view it as that repeatedly tries to recombine, and RNA virus have that nature. So we have to keep looking at experts for the guidance and go by what experts say. मुश्किल यह है कि इस बार बच्चे सबसे ज्यादा खतरे में बताए जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल भी खुल चुके हैं। दिल्ली, नोएडा समेत देश भर के स्कूलों में बच्चों के संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं, जबकि कोरोना वैक्सीन फिलहाल सिर्फ 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए ही उपलब्ध है। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक हैं, जो कि पीडियाट्रिशियन है, CMD है रैडिक्स मलिक हॉस्पिटल के। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ डॉक्टर पुनीत मिश्रा हैं, जो कि प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन के एम्स के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, WHO एम्स लॉन्गिट्यूडनल सेरो प्रेवलेंस स्टडी ऑन कोविड एंड को इन्वेस्टिगेटर कोवैक्सीन ट्रायल्स। डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि प्रोफेसर एंड HOD हैं यूरोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांट के SJH एंड BMMLC में। डॉक्टर मनोज कुमार, दिल की परेशानी है तो डॉक्टर मनोज कुमार बताइए, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड कार्डियोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक, अभी बच्चों का सब कुछ हो रहा है, बहुत टीकाकरण भी चल रहा है। अभी तक जो टीकाकरण हुआ है और टीकाकरण बच्चों का भी हो रहा है, इन सब पर मैं बाद में आऊंगी। पहले बताइए, क्या चौथी लहर आ रही है? क्या डर जाएं? क्या लॉकडाउन का खतरा? हम लोगों से सबसे ज्यादा लोग यही सवाल पूछते हैं, क्या फिर से लॉकडाउन की नौबत आएगी?
देखिए, डरने की बात तो नहीं है, बट डेफिनेटली केयरफुल रहने की बात है। अगर हम आंकड़े की बात करें तो दिल्ली की अगर बात करें तो 60% इंक्रीज हुआ है लास्ट 24 आवर्स में। और ये आंकड़ा शुरुआत में तो बड़ा कम लगता है जब 1000 के 2000 होते हैं, लेकिन जब लाख के 2 लाख होते हैं तब ये एकदम से मल्टीपल उससे बढ़ता है। तो डेफिनेटली केयरफुल रहने की बहुत ज्यादा आवश्यक है, बच्चों को भी केयरफुल रहने की आवश्यकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एपिडेमियोलॉजिकली हमारे को ये भी देखना बड़ा जरूरी है कि जो ये वेरिएंट आ रहा है ये कितना खतरनाक है। अभी तक के जो भी आंकड़े आ रहे हैं वो यही है कि इसकी स्प्रेडेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन सिवियरिटी के ऊपर शोध चल रहा है, उसको आगे देखेंगे। मतलब तेजी से भागता है लेकिन घातक नहीं साबित हो रहा। हाँ, अभी तक के जो आंकड़े हैं वो यही दिखा रहे हैं कि तेजी से भागता है, लेकिन उसकी स्प्रेडेबिलिटी ऑलमोस्ट 12 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द क्लासिकल वेरिएंट। तो ये डेफिनेटली तेजी से भागता है, लेकिन उतना ज्यादा भी घातक नहीं है जो अभी तक के आंकड़े आ रहे हैं। आप क्या बताएंगे डॉक्टर मिश्रा, डरे नहीं डरे? आप तो कोवैक्सीन ट्रायल्स में भी थे। देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि ये जो वायरस है, नया वेरिएंट है, ऐसा नहीं कि इसके बाद नहीं आएंगे, इससे पहले नहीं आए थे। वेरिएंट आते रहेंगे, लेकिन इस बीच में आप लोगों ने, डॉक्टर्स ने बता दिया था कि अब ये आम जुकाम की तरह लाइक अ कॉमन फ्लू हो गया है। बिल्कुल सही कहा। हुआ नहीं क्या सर? अरे आपने तो बिल्कुल सही बात जो मैं कहने वाला था वही आपने कह दी है। देखिए, आप जो वेरिएंट है ट्रांसमिट होने दीजिए। क्या अगर हम आरटीपीसीआर नहीं करते हैं, कितने लोग सिम्टोमेटिक हैं, कितने लोग हॉस्पिटल्स में हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात असली ये है कि हम आरटीपीसीआर क्यों करना चाहते हैं हर आदमी का। आप करेंगे, जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, इसने इतना बड़ा हॉल है, यहाँ पे आप मंटूक्स टेस्ट कर लीजिए, हमारे सारे लोग पॉजिटिव आएंगे। अधिकतर लोग, हम लोग जो हिंदुस्तानी हैं, हमारे अंदर लाइव बैक्टीरिया है, लेकिन हमें डिजीज नहीं कर रहा है। तो अगर आप आरटीपीसीआर पॉजिटिव आते हैं, इन्फेक्शन है, डजंट मीन कि आपको डिजीज है। हमारी अधिकतर पॉपुलेशन जो है उसमें वैक्सीन के द्वारा या नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा अच्छी खासी इम्यूनिटी आ चुकी है इस वक्त तक। स्ट्रेन आते रहेंगे, कई बार स्ट्रेन में इतना चेंजेस हो जाते हैं कि वो पूरी तरीके से जो इम्यूनिटी मिली है उससे भिन्न हो जाते हैं। तो पूरी सुरक्षा नहीं मिलती, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर मिली होती है, जिसकी वजह से देखिए, पहले भी कहा था कि जिन लोगों को वैक्सीन मिली है उन लोगों को कम से कम सीवियर डिजीज नहीं होगी। हम लोगों ने हमेशा यही बात की है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उस चीज की सुरक्षा मिली है। वही सिद्ध होता है नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा कि उनको सुरक्षा मिली हुई है। तो ये जो वेरिएंट्स हैं ये आते रहेंगे, ये पहला नहीं है, ये आखिरी नहीं है। आप हो सकता है 6 महीने बाद फिर से हम यही खड़े हों और आप कहें कि अब ये वाला वेरिएंट आ गया, इसके बारे में बताइए। तो चलता रहेगा। डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास इसलिए पहले आ रही हूं क्योंकि पिछली बार के वेरिएंट्स में हमने देखा था हार्ट को लेकर बहुत सारी परेशानियां बाद में लोगों को आई थी, जिनको हुआ था, उस दौरान भी आई थी जब वो डिजीज थे। क्या इस वेरिएंट में इस मामले में डर कम है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कभी भी नॉर्मल फ्लू जैसा नहीं होगा। कोविड है, इसके साथ हमें 1 दशक तक रहना है। ये इतने जल्दी जाने वाला नहीं। 10 साल? 10 साल आपको इसके साथ रहना है। ये एक इंडेमिक फॉर्म में रहेगा, परसिस्ट करेगा। जहां तक बात है कि रेस्पिरेटरी जो एक लंग्स का जो संक्रमण होता था या फेफड़ों का संक्रमण होता था, ये अब के वेरिएंट्स में कम है, इसीलिए हम लोग ज्यादा घबरा नहीं रहे हैं। और 2 शब्द हैं, एक तो होता है पैनिक और दूसरा होता है विजिलेंट होना। तो हमें विजिलेंट तो रहना है। दूसरी चीज, लॉन्ग कोविड जो एक शब्द आया है, जिसमें कोविड होने के बाद कम से कम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कॉमन फ्लू में नहीं होते हैं। तो हम इस दोनों को एक साथ एक तरह से तुलना नहीं कर सकते। एक सर्दी जुकाम, कॉमन फ्लू और कोविड हमेशा अलग रहेगा। जहां तक बात है कि मेनली जो टारगेट ऑर्गन था वो जैसे अल्फा में या जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें लंग्स था, बट मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट भी थे, खास करके हार्ट में कार्डियोमायोपैथी, मतलब हार्ट का फंक्शन कम हो जाता था। इवन जो क्लॉट बनने की, जो थक्के बनने की प्रक्रिया है, वो कोविड में एक्सेलरेट हो जाती थी, जिसकी वजह से कई हम लोगों ने प्रीमेच्योर हार्ट अटैक भी देखे। तो मुझे लगता है कि इतना लाइटली भी इसको कॉमन फ्लू या कोल्ड वायरस की तरह नहीं लेना चाहिए। बट निश्चित तौर पे अभी तक जो भी हमारे पास जो प्रमाण मौजूद हैं, उस हिसाब से लगता है कि एक्सी वेरिएंट या जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसमें रेस्पिरेटरी लंग्स का इन्वॉल्वमेंट कम है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट या जो हाइपोक्सीमिया बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, वो काफी कम है। तो इसमें जान जाने का खतरा कम है। और अब ये भी सोचना है कि अब का जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट है। उसको या तो प्रायर इन्फेक्शन हो चुका है या उसको 2 डोज लग चुके हैं। हालांकि अभी सिर्फ 2% लोगों को बूस्टर डोज लगा है, लेकिन बूस्टर डोज भी लग रहे हैं। तो अभी का जो पॉपुलेशन है उसकी ससेप्टिबिलिटी जो है, उसको संक्रमित होने की जो चांसेस हैं वो भी कम है। डॉक्टर क्या करें फिर? अभी एक्सी वेरिएंट को किस तरह से देखें, क्या करें अभी?
देखिए एक्सी वेरिएंट का हमें वही करना है जो हमने लास्ट थर्ड वेव में किया था। हमारे को 5 मूल मंत्र दिए हुए मंत्रालय ने, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। मिश्रा जी तो कह रहे हैं टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ 2 चीजें ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि कॉमन कोल्ड और कोविड को आपस में ना तुलना करें, क्योंकि जो पेशेंट को हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जिनको हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज या किडनी फेलियर, क्योंकि मैं ट्रांसप्लांट सर्जन हूं, उनको कैंसर की बीमारी है, वो पेशेंट्स को अगर माइल्ड कोविड भी हो जाए, जिसको हम ओमाइक्रोन वेरिएंट कह रहे हैं, वो सीवियर हो सकता है। दे कैन नीड आईसीयू एडमिशन और दे कैन आल्सो लैंड अप इनटू डेथ। सो इसको हम लाइटली नहीं ले सकते कि कॉमन कोल्ड है और ओमाइक्रोन जो है सेम है। तो इसलिए हमको, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, विजिलेंट रहना पड़ेगा, पैनिक नहीं होना है। हमें अभी तक, जैसे इस पूरे साल आप मान के चलिए कि हमें इसका जीना ही जीना है, तो मास्क पहनना ही पड़ेगा। और जब हम लोगों ने अभी पिछले कुछ दिनों में रिस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल क्लियर कर दिया था और लोगों ने बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई सब जगह पब्लिक प्लेसेस में, अब वो टाइम आ गया कि हमें वापस रिवर्ट करना है टू रिस्ट्रिक्शंस। अगर हम वो करते हैं तो हम इसको थर्ड वेव की तरह ही डील कर सकते हैं, विदाउट एनी ज्यादा जो नुकसान है वो बच सकता है। ठीक है, सवाल जल्दी ले लेते हैं, पूछिए। सर, जो कोविड की थर्ड वेव, ये जो नया वेरिएंट है, ये क्या जिसको बूस्टर डोज लग चुका है, क्या उनको भी प्रभाव डालेगा? ठीक है, बताएं सर, कौन बताएगा इसका? डॉक्टर रवि मलिक। बूस्टर डोज जिन्हें लग चुका है, हालांकि बहुत, आप बैठ जाइए, आपका सवाल पहले भी हुआ था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है तो आपको सीरियस बीमारी होने के चांसेस बहुत कम है, अनलेस कि आपके अंदर बहुत ज्यादा कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है, या आपकी एज 80 ईयर्स के ऊपर नहीं है, या कोई ऐसा ही बहुत ज्यादा संगीन बीमारी नहीं है जिससे कि इम्यूनिटी आपकी अफेक्टेड है, तो चांसेस आपके सीरियस होने के बहुत कम है, चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो। तो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन पूरी तो नहीं मिल सकती कि आपको बीमारी नहीं होगी, लेकिन आपको सीरियस बीमारी नहीं होगी, आईसीयू में नहीं जाएंगे, मृत्यु के होने के चांसेस प्रैक्टिकली ना के बराबर। ठीक। मेरा क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन लेने के बाद भी बहुत लोगों को सीवियर प्रॉब्लम्स आई है, क्या कब तक कोविड की परमानेंट दवाई आ जाएगी? चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, लेकिन अगर अंजना जी मुझे टाइम देंगी तो मैं 2 या 3 मिनट लेके जो पहले के क्वेश्चन थे उसको बनाते हुए यहाँ तक आऊँगा। देखो, क्योंकि सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग काफ़ी लोग शायद बायोलॉजी के भी होंगे, साइंस से भी स्ट्रीम से होंगे। चूँकि मेरी स्पेशलिटी पब्लिक हेल्थ है, एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ, जिसके कोर डोमेन में ये चीज़ आती है कि कैसे डिजीज़ एपिडेमिक्स बिहेव करती है, पेंडेमिक्स बिहेव करती है और क्या होता है। जैसे स्पेनिश फ्लू की भी बात आई थी, कोई भी जो इन्फेक्शस डिजीज़ होती है, अगर ऐसी पॉपुलेशन है जिसे हम ससेप्टिबल पॉपुलेशन कहते हैं, ससेप्टिबल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जिसके अंदर उस चीज़ से संबंधित कभी एक्सपोजर नहीं हुआ, एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो वहाँ अगर हम माइल्ड से माइल्ड इन्फेक्शन भी छोड़ देंगे तो क्या होगा, काफ़ी सारी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बीमार होगी, हो सकता है काफ़ी लोग मर जाएं, लेकिन बाद में इम्यूनिटी आएगी। स्पेनिश फ्लू के साथ जो 2-3 वेव आई थी, इस तरीके से जाके स्पेनिश फ्लू हुआ था। अब बात हम आते हैं कोविड के ऊपर। कोविड के समय तक हमारे पास कई अत्याधुनिक तकनीक आ गई है, जिसमें जैसे कि हम वैक्सीन बना सकते हैं, इतनी जल्दी हम वैक्सीन बना पाए, तो हमें इन्फेक्शन से क्या मिलेगा, हमें इन्फेक्शन अगर एक बार हो गया तो हमें इम्यूनिटी आ रही है, जिसे हम नेचुरल इम्यूनिटी बोल रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ट्रांसप्लांट सर्जन है, ऑफ कोर्स जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उन्हें आप कोविड तो छोड़ दीजिए, उन्हें तो अगर एक छोटा सा कई बार जुकाम जिसे हम बोलते हैं उससे भी उनको दिक्कत हो सकती है, और जो कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसीलिए आपने देखा होगा जहां इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट रखे जाते हैं वहां अलग तरीके की सुविधाएं होती हैं और वो अलग है, और वो कोविड या किसी भी बीमारी के साथ होता रहेगा। जहां तक अभी किसी ने पूछा था कि क्या कब तक दवाई आएगी और क्या ये हमें बचा पाएगा, तो देखिए क्या हो रहा है कि वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है। जो हमारे पास वैक्सीन बनी थी वो पुराना जो वुहान वायरस है उस वायरस से बनी हुई थी, उसके बाद वायरस ने स्वरूप में चेंज किया है। तो हमें अभी ये पूरी पक्की तरह से नहीं मालूम है कि जो नया वायरस चल रहा है इसमें जो वेरिएंट है उससे कितनी % सुरक्षा मिल रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है मिलते जुलते वायरस हैं, तो शायद हमें अभी ये सुरक्षा मिल रही है कि सीवियर डिजीज नहीं होगी, मरने के चांसेस बहुत कम है। सपोज एक अनवैक्सीनेटेड ग्रुप है, हम ऐसे स्टडी करते हैं, अनवैक्सीनेटेड ग्रुप है, वहाँ हो सकता है 100 में से 20 लोगों को सीवियर डिजीज हुई है और 20 में से 18 लोग खत्म हो गए हों। जो वैक्सीनेटेड ग्रुप है हो सकता है उसमें से एक आदमी को सीवियर डिजीज हुई हो और वो भी थोड़े दिन के उपचार के बाद ठीक हो गया हो। तो यही चीज हम कह रहे हैं कि अगर आपको वैक्सीन लगी रेशियो देखना है, हाँ आपको हो सकता है कि सीवियर डिजीज हो, लेकिन बहुत कम लोगों को होगी और अधिकतर लोग बचेंगे उसमें। सर मेरा सवाल ये है कि आप ये जो सरकार ने 2 महीने के लिए मास्क हटवा दिए थे, आपको क्या लगता है उसी से केसेस बढ़ रहे हैं, और आपको क्या लगता है ये फैसला सही था या गलत? अब आपने अगर कहा तो मैं ये कहूंगा, देखिए इसमें मेरे जो अन्य मित्र हैं, काफी सारे डॉक्टर भी इसमें शायद उनका विचार अलग होगा,
लेकिन एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट मैं ये सोचता हूँ जो मास्क वाला डिसीजन था बिल्कुल सही डिसीजन था। इस पे भी मैं आता हूँ क्यों हटाना चाहिए। आप ये देखिए, जैसे अंजना जी ने बताया था, मैं एक WHO की जो एम्स WHO ने स्टडी की है उसका मैं PI भी हूँ और पूरे इंडिया में हमने स्टडी कराई है और उस समय कंसीव की थी ये स्टडी जब लोग नहीं सोच पा रहे थे इसके बारे में। हमारे पास जब हमने ये डेल्टा वेरिएंट आया था उसी समय करीब अप्रैल के सेकेंड वीक में उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर, वहाँ मैंने रूरल एरिया सैंपल लिए और वहाँ पे एंटीबॉडी का जो पॉजिटिविटी रेट था डेट वाज 90%। मेरे पास 4 बार सवाल हुआ कि आर यू श्योर, जेनेवा तक से सवाल आया कि आप क्या बिल्कुल निश्चिंत हैं कि इतनी पॉजिटिविटी यहाँ हो गई, इतना इन्फेक्शन स्प्रेड कर गया। मैंने कहा जी हाँ, आज भी वो सैंपल रखे हुए हैं। सबसे ज्यादा लोग भी अमेरिका में ही मरे थे। कैसे कंफ्यूजन फैलेगा डॉक्टर मनोज? ये बहुत मतलब अहम सवाल है अंजना जी। क्यों मास्क लगाएं या ना लगाएं? बात दरअसल ये है कि आपको अपने गार्ड्स ऑन रखने हैं, मास्क लगाना है। खास तौर पर जब आप क्लोज स्पेस में, आप जब सीरो सर्वे का रिजल्ट देखते हैं 90% पॉजिटिविटी थी, तो फिर वेरिएंट चेंज करके आया, स्वरूप बदल के आया और इसको कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, प्रायर आपको इन्फेक्शन हुआ भी है, तब भी आप संक्रमित हो सकते हैं। तो मेरा आज के डेट में तो यही कहना है कि आपको अपने गार्ड्स ऑन रखने हैं, स्पेशली जहां वेंटिलेशन क्लोज स्पेस है वहां पे आपको मास्क। मुझे इस पर आप दोनों से भी एक जवाब चाहिए। मास्क पहने नहीं पहने? सर बिल्कुल पहनिए, मैं भ्रमित नहीं करना चाहूंगा। मास्क इज रिक्वायर्ड। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मास्क ना केवल कोविड से, ठीक है अगर मेरी इम्यूनिटी है, लेकिन अगर वायरस ने अपना रूप प्रतिरूप बदल लिया तो मुझे दूसरी सुरक्षा कवच भी चाहिए। वैक्सीन मेरे को फुल्ली प्रोटेक्ट नहीं कर रही, जो हम सब लोग एग्री कर रहे हैं। दूसरी चीज अंजना ये बताना चाहूंगा कि जो मास्क है वो ना केवल हमें कोविड से प्रोटेक्ट करता है, तमाम तरह की, आप देखिए टीबी का इंसिडेंस, पॉल्यूशन के इफेक्ट्स, बहुत सारी चीजों से। लेकिन क्लोज स्पेस और ओपन स्पेस में क्या फर्क करने का आप टाइम नहीं है? अगर आप खुली जगह में हैं, वहां पर मास्क आपको कितना प्रोटेक्ट करेगा? मतलब अगर आप क्योंकि रिलीफ भी तो चाहिए सर। 18 घंटे कोई मास्क लगा के कैसे रह सकता है? डेफिनेटली जहां पर भी आप क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं, जहां पे ह्यूमंस आपके, अब आप खेतों के अंदर घूम रहे हैं, मास्क की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली ओपन एयर में इसमें कोई दो राय नहीं है। गाड़ी में अकेले चल रहे हैं, मास्क पहन के रखिए। ये तो अब आप ये देखिए कि दिल्ली सरकार ने 500 रुपए का दोबारा से फाइन लगाना शुरू कर दिया है कि अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं, जो मेरी एक जाती राय है और मेरे ख्याल से डॉक्टर्स भी सब एग्री करेंगे, कि डेफिनेटली मास्क जो है वो एक जीवन शैली और पद्धति बन जानी चाहिए, स्पेशली जहां पर कि हम लोग ह्यूमन इंटरेक्शंस के अंदर हैं। डेफिनेटली हर वक्त हम मास्क नहीं पहन सकते। अब आप देखिए स्कूल्स में भी एडवाइजरी जारी कर रखी है कि आपको मास्क पहनना ही पहनना है। अभी जो नई एडवाइजरी आई है, तो मैं ये समझता हूं, डॉक्टर साहब से मैं एग्री करता हूं, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तथ्य भी दिए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मास्क खासकर इस वक्त जबकि सिचुएशन, आप ये देखिए यूएसए के अंदर 60,000 केसेस रोज के हो रहे हैं। हम फॉलो करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को। इस वक्त यूके के अंदर भी 40,000 केस हो रहे हैं। उनकी तो पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है हमारे मुकाबले में। कल को हमारे इधर इतने होने लग गए जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। वी शुड टेक फुल प्रिकॉशन। ठीक है, छोटा सा इस पर जवाब आपका, फिर मैं बच्चों पर जरा आना चाहती हूँ। देखिए, मास्क पहनना बहुत जरूरी है और मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि मास्क हमारा सबसे पहला गार्ड है। तो मास्क को हम नहीं इग्नोर कर सकते, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर हमारा स्ट्रक्चर जो है टायर 2 टायर 3 और विलेजेस में इतना अच्छा नहीं है। खुली जगह क्लोज जगह में फर्क कर सकते हैं। वो जरूर, बिल्कुल। अगर आप ओपन स्पेस में हैं, अगर आप ज्यादा लोग नहीं है तो वहां पर आप उतार सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि आपको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। बट अगर आप क्लोज स्पेस में और पब्लिक जैसे ये है, यहाँ पर आपको जरूर मास्क। सर मेरा सवाल आप सबसे है, जब सेकेंड वेव आई थी तो प्रेडिक्ट हुआ था कि वो इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होंगी, पर उस टाइम बहुत ज़्यादा लाइव्स गई हैं और लोगों ने मेंटल ट्रॉमा से फेस किया है। और अभी फोर्थ वेव में भी यही प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वो इतनी डेंजरस नहीं होगी। तो आप लोग उस चीज़ को कैसे डील करेंगे इफ इट टर्न्स आउट डेंजरस दैट? देखिए, डेल्टा वेरिएंट्स की आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में कभी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं किया गया था कि इसमें कोई जान नहीं जाएगी। और डेल्टा वेरिएंट से हम लोग सब लोग वाकिफ हैं कि इन्फेक्शन होने के 2 दिन के अंदर इतनी सीवियर कोविड निमोनिया हुई, सीटी स्कोर्स इतना बढ़ जाता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो मुझे लगता है डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट के दोनों की जो पैथोफिजियोलॉजी थी, दोनों में काफी डिफरेंस है। दोनों में ओमिक्रॉन में रेयरली लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसा नहीं कहता हूं कि होता नहीं है, बट बहुत रेयरली होता है। बट डेल्टा में बिल्कुल फ्लोरिड होता था, 2 दिन के अंदर पूरे लंग्स व्हाइट हो जाते थे। तो मुझे लगता है कि दोनों में फर्क है, दोनों वेरिएंट्स। और अभी जो सब वेरिएंट्स आ रहे हैं ओमिक्रॉन के, जैसे अब एक्सी वेरिएंट की हम लोग बात करते हैं, वो सारे
करीब करीब ओमिक्रॉन जैसे ही लक्षण। क्या डेल्टा वेरिएंट पूरी तरह से गायब हो चुका है या उसका भी अकरेंस हो सकता है? देखिए काफी हद तक गायब हो चुका है, और सेकेंड वेव और अब की वेव को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अंजना ये है कि सेकेंड वेव के अंदर हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन रेट बड़ा कम था। आज हम लोग प्रोटेक्टेड हैं, इसीलिए शायद बीमारी उतनी सीरियस कगार तक हमारे को नहीं ले जा रही है। तो वी कैन नॉट, इतना इन्फेक्शन हो चुका है, एंटीबॉडीज बहुत बन चुकी है। एंटीबॉडीज जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि एंटीबॉडीज बन चुकी है। ठीक। सर पहले कोविड हो रहा था तो हमने दोनों डोज लगा लिए, तब भी सबको कोविड होने लग गया, तो क्या बूस्टर डोज लगाएंगे तो किसी को कोविड नहीं होगा? हम बिना डरे घूम सकते हैं? इतने स्ट्रेस में मत दिखो। बेटा डेफिनेटली बेटा, आपको बूस्टर डोज तो लगानी है, उसकी रिकमेंडेशन है। एक्चुअली ये डोजेज इसलिए नहीं लगाई जाती कि आपको कोविड हो ही मत। इन डोजेज के लगाने का बेसिक पर्पस ये होता है कि आपको सीरियस बीमारी ना हो, आप आईसीयू में ना जाएं, आप रेस्पिरेटरी फेलियर में ना जाएं और आपकी फाइनली मृत्यु ना हो। तो ये डोजेज इसलिए लगाई जाती हैं ताकि आपको सीरियस बीमारी नहीं हो। अच्छा, इससे पहले कि अब इनके 2 सवाल मैं बच्चों के लूं, मुझे अब बच्चों पर आना है। ये 12 साल से नीचे वालों का क्या होगा? उनको वैक्सीन से आप नहीं लगा रहे, स्कूल्स खुल चुके हैं, पेरेंट्स को ये कंसर्न होता है कि स्कूल भेजें ना भेजें, फिर हाइब्रिड मॉडल पर स्कूल्स आने की बात कर रहे हैं। वहां पर आपसे शुरुआत करते हुए स्कूल्स को लेकर, बच्चों को लेकर क्या प्लान है? देखिए मैं इसी बात पे शुरू में आप लोग यही समझा रहे थे ना कि बच्चों को और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे में बच्चे, आप उनको वैक्सीन भी नहीं दे रहे, तो क्या वो हाई रिस्क नहीं है? देखिए अभी तक जितनी भी एविडेंसेस हैं, जितनी भी स्टडीज आई हैं, बच्चे जरूर इन्फेक्ट हुए, ऐसा नहीं हुए हैं। और करीब करीब जो हमने खुद ही जो स्टडी की, शायद इंडिया में 2 साल से ऊपर के बच्चों का सबसे पहला डाटा हमारे स्टडी ग्रुप से आया, WHO एम्स स्टडी से आया। जब आपको अगर याद होगा, जून में सारे लोग ये बात कर रहे थे कि अब एक वेव आने वाली है जिसमें सिर्फ बच्चे अफेक्ट होंगे, बहुत सारे टीवी प्रोग्राम में हो रहा था। उस समय WHO और एम्स ने मिलकर ये स्टडी की रिपोर्ट दी थी। सबसे पहला सीरो सर्वे था जिसमें 2 साल से 12 साल के बच्चे भी हमने इंक्लूड किए थे। और उस समय करीब करीब जो एंटीबॉडीज थी उन बच्चों में और एडल्ट में पूरे अक्रॉस इंडिया करीब करीब बराबर थी। हमने रूरल भी लिए थे, हमने ट्राइबल भी लिए थे और हमने अर्बन पॉपुलेशन ली थी। अलग अलग जगह अलग था। त्रिपुरा में कुछ कम था, जो ट्राइबल एरिया था वहाँ 60% के आसपास था, गोरखपुर में 90% के आसपास था, दिल्ली में 77% के आसपास था। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जहाँ तक आप बच्चों की बात करते हैं, देखिए बच्चों में पूरी दुनिया में अगर देखा जाए संक्रमण हुआ है, लेकिन सीवियर डिजीज बहुत कम बच्चे में हुई है, मृत्यु बहुत कम बच्चे में हुई है। अभी एक इंग्लैंड की बहुत रिसेंट स्टडी आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि जिन बच्चों को वैक्सीन लगा है और उससे इम्यूनिटी मिली है और जिनको नहीं लगा, उनकी मृत्यु दर में काफी अंतर है। खासकर वैक्सीन वाले ग्रुप में उनको ज्यादा मिली है। कल की ही एक रिसर्च आई है। जिनको वैक्सीन लगी उनमें ज्यादा डेथ, जिसमें उसमें ज्यादा डेथ है, क्योंकि देखिए कुछ एक्सपर्ट्स किसका रिसर्च है सर? ये यूके की स्टडी आई है, मैं आपको दिखा दूंगा। और जहां तक बात रही इसकी, कुछ देखिए जो मॉर्टिलिटी है, अधिकतर जगह इस चीज का बहुत ज्यादा डाटा नहीं दिया गया। जो पहले डाटा आ रहा था उसमें यह था कि बच्चों में करीब कोविड से 2 पर मिलियन के आसपास डेथ है, जबकि अगर वैक्सीन लगाते हैं तो 14-15 मिलियन पर मिलियन के आसपास डेथ हो रही, क्योंकि वैक्सीन के भी अपने कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होते हैं। तो बच्चों के संदर्भ में हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और हमारे जो पीडियाट्रिशियन मित्र हैं वो ज़्यादा अच्छे बताएंगे। मुझे लगता है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, जो स्पेशल ग्रुप में आते हैं, सबसे पहले आप उन्हें टारगेट कीजिए। जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं उसके बाद आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जिन बच्चों को देनी है वो बच्चे हैं जो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनको ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत है। जब आप उनको कर लें उसके बाद खोले नहीं खोले, स्कूल खुलने चाहिए। दिल्ली के अंदर अगर आप बात करते हैं खुलने चाहिए। डॉक्टर एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं 2-3 चीज अंजना बताना चाहूंगा। नंबर 1, बच्चों को वैक्सीन देनी चाहिए, बिल्कुल जहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले इमीडिएटली वैक्सीन दीजिए। वैक्सीन की पूरी प्रोटेक्शन है बच्चों के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, डेफिनेटली डॉक्टर साहब से मैं एग्री करता हूं कि बच्चों के लिए ये वायरस बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। वर्ल्ड ओवर जो है, एज ए पीडियाट्रिशियन भी बता दूं, कोरोना का हॉस्पिटल भी चलाता हूं, बता दूं, बच्चों के अंदर सीरियस बीमारी बहुत कम हुई है, ना के बराबर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वैक्सीन बहुत जरूरी है लगवाना, पहली चीज। दूसरी चीज है, स्कूल खुलने चाहिए। वो इसलिए खुलने चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने मिस की हैं। बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, बच्चों में विजुअल इफेक्ट्स आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऑनलाइन नहीं हो सकती, ऑफलाइन नहीं हो सकती हैं। लीडरशिप स्किल्स हैं, टीम बिल्डिंग स्किल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों ने बहुत सफर की हैं 2 साल में। तो मैं समझता हूं बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, लेकिन विद अ राइडर।
कि स्कूल के अंदर प्रॉपर इस वक्त जो एडवाइजरी जारी की गई है बहुत अच्छी एडवाइजरी है। सबसे पहले बच्चे का टेम्परेचर चेक किया जाएगा, फिर वो क्लिनिकल रूम में जाएगा, सिम्टम चेक होंगे, क्वारंटाइन रूम्स होने चाहिए स्कूल के अंदर, सारे स्टाफ को मास्क पहनना चाहिए और हर जगह जगह पर सैनिटाइजर लगे होने चाहिए और बच्चों को ये कहना चाहिए शेयरिंग वगैरह ना करें स्टेशनरी की, खाने की आइटम्स की। अगर हम ये सारी प्रिकॉशंस लेते हैं और पेरेंट्स को भी ये हिदायत होनी चाहिए जिस भी बच्चे को कोविड है या खांसी जुकाम है स्कूल ना भेजें। अगर हम इस एडवाइजरी के थ्रू चलते हैं तो बच्चों को हमारे को डेफिनेटली स्कूल में भेजना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स भ्रमित हो रहे हैं क्योंकि मैं क्लिनिक में रोज वो पूछते हैं डॉक्टर साहब वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं। बिल्कुल क्लियर आंसर है, इमीडिएट वैक्सीन लगाइए। जैसे ही आपके बच्चे के जाता है आप नियरेस्ट सेंटर में जाइए, वैक्सीन लगाइए। दूसरा भ्रमित होते हैं भेजें कि ना भेजें, इमीडिएटली आप भेजिए बच्चों को स्कूल। देयर इज नथिंग टू फियर, द ओनली थिंग इज प्रिकॉशंस नीड्स टू बी टेकन। बहुत क्लियरली आप कह रहे हैं। हाँ। मेरा सवाल आप सभी से है, पहले वैक्सीन आई और अब बूस्टर्स आ रही हैं, तो ऐसी क्या अगले हर साल कोई नई बूस्टर या वैक्सीन आती जाएगी जो हमें लगानी पड़ेगी? और कई लोग हैं, मैंने सुना है, जो बीच बीच में जाकर बार बार बूस्टर लगा रहे हैं। क्या ऐसा भी है कि बूस्टर लगा ले एंटीबॉडीज बढ़ जाएंगी फिर मैं सुरक्षित हो जाऊंगी? आप शुरू करिए। अगर बूस्टर हम लगाते हैं इसका पर्पस क्या है कि हम इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर रहे हैं। जो हमारी 2 डोज से इम्यूनिटी बनी थी वो 6 to 9 मंथ्स के बाद देखा गया कि एंटीबॉडीज कम हो जाती हैं। और यहाँ इम्यूनिटी की मैं 2 बात बताना चाहता हूँ, एक एंटीबॉडीज होती है और एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, तो जिसको हम चेक नहीं कर सकते, इसलिए हर जगह एंटीबॉडीज को चेक करने की बात करते हैं। तो अगर आप बूस्टर डोज लगा रहे हैं उसकी भी एक ड्यूरेशन है, यानी 6 to 9 मंथ्स के बाद उसकी इम्यूनिटी भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जैसे हम फ्लू के लिए हर साल फ्लू वैक्सीन लगाते हैं, आने वाले समय आप देखेंगे कोविड के लिए हर साल हमें एक बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मेरा नाम शिखर है एंड मेरा आप सबसे सवाल है कि पिछले कुछ टाइम से कोविड के आने के बाद हम लोगों की थोड़ी स्टडीज में भी बहुत दिक्कत आई है। हम लोग ना कॉलेज एंड स्कूल नहीं जा पा रहे थे, हमारी वहाँ पे फर्क आया। हम लोग ऑनलाइन पे जब तक में समझ में आया तब तक में हम लोग का ऑफलाइन आ गया। तो इसमें हम लोग की पढ़ाई भी बैलेंस नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए आप जैसे कि आप सर आपने बोला कि अभी हम लोग को क्लियर नहीं है कि वो अपना सिम्टम कैसे चेंज करेगा, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रिकॉशन सब लेते हैं लेकिन दिक्कत वहां पर आती है कि प्रिकॉशंस लेने के बाद भी डेथ होती है। तो हम लोग ये नहीं मतलब मान नहीं सकते ना कि बूस्टर डोज से भी हम लोग बच सकते हैं। सवाल क्या है आपका? जो भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो उससे हम लोग सेफ है कि नहीं है? नहीं, आपने सवाल जो पूछा, देखिए इसका एक लाइन का आंसर अगर मैं दूंगा ना, लर्न टू लिव विद कोविड। हमें कोविड के साथ इतनी जल्दी जाने वाला नहीं, सीखना होगा। चाहे वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें, चाहे वैक्सीनेशन की बात करें, और उसके साथ जितना नॉर्मल रह सकते हैं उतना नॉर्मल हमें रहना है। इनको ये जवाब सही नहीं लग रहा है, एक बार काउंटर कर लेते हैं। एक बार अच्छा है डॉक्टर साहब बैठे हैं तो डॉक्टर से यहाँ पर तो कम से पूछिए। सर जैसा कि अभी आपने बोला था कि वो सिम्टम्स ना वो चेंज हो रहा है, हाँ। तो हम लोग जो भी कर रहे हैं तो हम लोगों को वो बार बार एडवांस पे लाना ही पड़ रहा है। तो हम लोग को क्या इसके साथ डर के ही रहना है पूरे टाइम? नहीं, बिल्कुल डर के रहना। देखिए अभी डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से बोला, पैनिक नहीं चाहिए है, सावधानी जरूरी है। क्यों सावधानी जरूरी, मैं बताता हूँ। सावधानी इसलिए जरूरी है कि आपकी जो सोसाइटी जहां पे आप रहते हो, बहुत सारे लोग होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको आपसे ज्यादा घातक बीमारी हो सकती है अगर किसी वजह से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जीना छोड़ देंगे। अब भारत की अगर आप स्थिति की बात करें, हमारी चाहे पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से या अन्य वजह से, अब हम काफी अच्छी हालत में हैं। लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ जिससे बहुत अच्छी इम्यूनिटी मिल रही, जो रिजल्ट्स आए हैं। हमारे यहाँ 72% लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी है जो वैक्सीन की है एडल्ट्स में। तो काफी सारे लोग जो है प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना, ऐसा नहीं कि हम स्कूल बंद करके बैठ जाएं, काम धंधा बंद करके बैठ जाएं। हमें सारी एक्टिविटी नॉर्मल तरीके से ही करनी है क्योंकि कोविड इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट आके कि हम वैक्सीन कब लगवाएं। अगर आपका ट्रांसप्लांट में अभी 3 to 6 मंथ्स है तो आप पहले वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन अगर ट्रांसप्लांट हो गया है तो उसके 3 मंथ्स के बाद लगवाएं। और अगर आपको फीवर है, आप डायलिसिस करवा रहे हैं, अगर आपको जिस टाइम फीवर हाई ग्रेड आ रहा है बिकॉज ऑफ डायलिसिस या इन्फेक्शन, उस समय आप वैक्सीन ना लगवाएं। जब आप स्टेबलाइज हो जाए, फीवर खत्म हो जाए, इन्फेक्शन खत्म हो जाए, तब आप जाके वैक्सीन लगवाएं। तो इसलिए जो लोग किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं उनके लिए वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्योंकि इन पेशेंट में अगर कोविड हो गया तो उनको सीवियर डिजीज ज्यादा होगा, आईसीयू रिक्वायरमेंट और मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होने वाली। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर्स के साथ शो करके, क्योंकि आपसे मिली हुई जानकारी से भी होगा देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर देश के कई अन्य हिस्से, मामले बढ़ रहे हैं। डरना नहीं है लेकिन सावधानी बरतनी है। और खास तौर पर ये चौथी लहर बताया जा रहा है। अभी जो मौजूदा वेरिएंट है XE, उसमें बहुत ज्यादा घातक होने की संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन हमने पिछली वेव से सीखा है कि सावधानी जितनी भी हम बरते, ज्यादा नहीं है, कम ही मानी जाएगी। आप देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।